हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है, उससे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का जो हमारा सेशन चल रहा है, उसमें मैं आप लोगों को टॉप मतलब जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, 50 ऐसे प्रश्नों को मैं संकलित की हूं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जिसके 4 विकल्प रहेंगे और आप खुद से सोचेंगे कि इसका क्या उत्तर होगा, क्योंकि मैंने पूरा इतिहास लेखन की परंपरा उसकी हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो आप लोगों को उसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनमें से ढूंढकर मैंने 50 प्रश्नों के ये वीडियो रेडी किए हैं। आप लोग खुद से प्रश्नों का उत्तर देंगे और फिर मैं आपको एक एक प्रश्नों का उत्तर खुद बताती जाऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेने के बाद आप लोगों को कहीं भी परेशानी नहीं होगी और किसी भी एग्जाम में यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आप पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आज का अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें पहले नंबर पर है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की सबसे पहली शुरुआत किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसादा तासी। तो आपके पास 2 सेकंड है, आप जवाब दीजिए। इसका क्या होगा? इसका जवाब दोस्तों, इसका जवाब होगा गारसादा तासी। तो गारसादा तासी जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के सबसे पहले लेखक है और इन्हीं से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत हुई। दूसरे नंबर जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गारसादा तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन होंगे इसका जवाब में उत्तर में कौन होंगे? तो इसका जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। 2 सेकंड है आपके पास, इसका उत्तर दीजिए। पृथ्वीराज रासो दोस्तों किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसके रचयिता कौन है? इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं महाकवि चंद बरदाई। और रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि घोषित किया है। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? इसके ऑप्शन है आपके सामने। विकल्प है मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने अपना योगदान दिया है, यह उनकी रचना है और जिसमें कम से कम 5000 से भी अधिक कवियों की उसमें चर्चा की गई है, उसमें वर्णन किया गया है। और इसी ग्रंथ की सहायता लेकर रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने कवियों का परिचय दिया है, वो मिश्र बंधु विनोद की सहायता से ही दिया है, जिसके लिए उन्होंने मिश्र बंधुओं का बहुत ही ज्यादा आभार प्रकट किया है। आगे देखें, 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित, यहां पर मौ आधा कर देंगे। निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? मिश्र बंधुओं मतलब ये 3 भाई थे और 3 भाई को सम्मिलित रूप से मिश्र बंधुओं कहा जाता है। तो इसमें कौन थे जो शामिल नहीं थे? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, शंकर बिहारी मिश्र। तो कौन से 3 भाई में अलग है ये? तो दोस्तों गणेश बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीन जो है वो भाई थे, मिश्र बंधुओं, इन तीनों को कहा जाता है। जबकि शंकर बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो यह होगा इसका उत्तर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों का जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा चली, उससे पहले कौन सा ऐसा ग्रंथ लिखा गया था जिसमें कवियों के जीवन वृत्त और उनके कृतित्व का परिचय हमें मिलता है? तो कौन से ग्रंथ थे? ऑप्शन है भक्त नामावली, साहित्य लहरी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कवि वृत्त संग्रह। इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज गलत हो गया है कि मैंने दो दो ऑप्शन इसमें दे दिए हैं जो कि सही उत्तर के रूप में होंगे। भक्त नामावली और 84 वैष्णवन की वार्ता, इन दोनों में ही इतिहास लेखन से पूर्व की ये ग्रंथ है, और इतिहास लेखन परंपरा के पूर्व जो ये दोनों ग्रंथ है, इसमें कवियों का जीवन वृत्त और उनके कृतित्व का परिचय आपको मिलेगा देखने को। 7वें नंबर पर प्रश्न है, 7वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथ लिखे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, वो जब स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ था, तो उससे पहले वह किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन है हिंदी पत्रिका की लेखमाला, उदंत मार्तंड की लेखमाला, पत्रिका के विशेषांक, या हिंदी शब्द सागर की भूमिका। आप इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका। दोस्तों ये इसका सही जवाब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। 8वें नंबर पर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधुओं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके आगे 9वें नंबर पर प्रश्न है, भक्तमाल किनकी रचना है? भक्तमाल किनकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, प्राणचंद चौहान, नाभादास, रहीमदास। तो भक्तमाल नाभादास की रचना है। 10वें नंबर पर प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? आप लोग पढ़े हैं ना मिश्र बंधु विनोद के बारे में। मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में बता चुकी हूँ कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है। ऑप्शन है 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में और 1 भाग में। आखिर कौन होगा इसका उत्तर? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 भाग में। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में प्रकाशित है, और ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे कवियों का जीवन वृत्त, उनकी कृतित्व इसमें पूरा वर्णन किया हुआ है। और रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद की सहायता से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने भी कवियों का वर्णन किया है, इनकी पुस्तक से सहायता लेकर उनके जीवन और कृतित्व का वर्णन किया है। 11वें नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही विकल्प कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है और साथ ही साथ बहुत आसान भी है। आसान इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता है, इसलिए बच्चों के मुंह पर भी इसका उत्तर चढ़ा होता है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 12वां प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष क्या है? मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष, ये खूब अच्छी तरीके से आप लोग कुछ फेमस रचना जो है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके प्रकाशन वर्ष को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1913 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो आप खुद से इसका उत्तर दीजिए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मैं आप लोगों को यह बताई हूं, इसका क्या उत्तर होगा?
दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ था। इसके आगे चले, 13वें नंबर पर प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में काल विभाजन करने का प्रथम श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका उत्तर होगा, मतलब इसका विकल्प है, मिश्र बंधुओं को, शिव सिंह सेंगर को, रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में काल विभाजन करने का जो प्रथम श्रेय है आखिर किस विद्वान को जाता है? तो आप बता सकते हैं इसका क्या उत्तर होगा। सबसे पहले काल विभाजन किसने किया है, जानते हैं आप? दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में काल विभाजन करने का सबसे प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। और यदि जॉर्ज ग्रियर्सन ऑप्शन में ना हो तो शिव सिंह सेंगर भी इसका सही उत्तर होंगे। अगर जॉर्ज ग्रियर्सन होंगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन को आप टिक करेंगे, और यदि जॉर्ज ग्रियर्सन ना हो तो शिव सिंह सेंगर उनके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में काल विभाजन करने का सबसे पहला प्रयास और सार्थक प्रयास किए। 14वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है? तो हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। इसमें दोस्तों हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। और शिव सिंह सरोज में सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग करके इस इतिहास ग्रंथ को लिखा गया। 15वें नंबर पर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सबसे पहले व्यवस्थित इतिहास किस ग्रंथ को माना जाता है? व्यवस्थित इतिहास किस ग्रंथ को माना जाता है? तो इसका विकल्प है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। दूसरा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तीसरा है मिश्र बंधु विनोद। चौथा है शिव सिंह सरोज। तो सबसे ज्यादा व्यवस्थित ग्रंथ किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसे हिंदी साहित्य का सबसे पहले व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ के रूप में माना जाता है। 16 नंबर पर प्रश्न है, लेकिन हाँ दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का जो सबसे अधिक व्यवस्थित ग्रंथ जिसे माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। लेकिन सबसे पहला व्यवस्थित ग्रंथ आखिर कौन हुआ? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। 16 नंबर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कहां से प्रकाशित हुई? इसका विकल्प है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित, राजकमल प्रकाशक समूह, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ये आखिर कहां से प्रकाशित हुई? दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प, सही उत्तर होगा दूसरा नंबर, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित। अब हम लोग आगे चले। 17 नंबर प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की भाषा क्या है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की भाषा क्या मानी जाती है? क्या किस भाषा में उन्होंने लिखा है? विकल्प है अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, हिंदी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है, इस इतिहास ग्रंथ को लिखा है। 18वें नंबर पर प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर किनके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो हिंदी शब्द सागर किनके द्वारा संपादित ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी शब्द सागर के संपादक आखिर थे कौन? इस ग्रंथ का संपादन किसने किया था? दोस्तों हिंदी शब्द सागर ये श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित ग्रंथ है। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। 19 नंबर पर प्रश्न है हमारा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसका यहाँ पर विकल्प है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसका उत्तर आप लोगों को ध्यान से देना है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान आखिर इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न का जो विकल्प है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी को काटकर हमने किशोरी लाल गुप्त किया है। और सही उत्तर इसका ये होगा किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त जी ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था।
20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे प्रामाणिक, व्यवस्थित और कालजयी ग्रंथ किनका माना जाता है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। इसका विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ में इन्होंने पूरी तरह से प्रामाणिक, व्यवस्थित और कालजयी जानकारी दी है, और जिसके कारण ये जो ग्रंथ है इनका पूरी तरह से कालजयी बन चुका है। ये सबसे अधिक प्रमाणित, सबसे अधिक व्यवस्थित और सबसे अधिक कालजयी ग्रंथ माने जाते हैं। 21वां प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किन विद्वान ने माना है? विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। 22वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? इसमें 4 विकल्प है, वीर काल, मध्यकाल, खड़ी बोली का काल, गद्य काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? ये आपका पिछले साल के वेस्ट बंगाल के एसएससी के एग्जाम में उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। 23वां प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसका विकल्प है पादरी एडविन ग्रिप्स, गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। 2 सेकंड के अंदर आप लोग जवाब दीजिए। दोस्तों, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। इसके विकल्प में है गार्सा द तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, लेकिन इसका सही उत्तर होगा पादरी एडविन ग्रिप्स। इसे आप लोग याद रखेंगे। 24वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की कितने प्रकार की पद्धतियां हैं? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो पद्धतियों का यूज किया जाता है, पद्धतियों का प्रयोग करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, तो कितने प्रकार की पद्धतियां हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो इसका विकल्प क्या होगा? कुल 5 प्रकार की पद्धतियां हैं। यहाँ पर हमने 4 दिया है क्योंकि 4 तक ही प्रसिद्ध अधिक है, लेकिन कुल पद्धतियां 5 तरह की है, और यहाँ पर 4 का हमने नाम आपको दे दिया है। 4 का नाम आप लोग याद रखेंगे, लेकिन यदि कितने प्रकार की पद्धतियां पूछी जाती है तो 5 प्रकार की पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती है। पहली वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी कालानुक्रम पद्धति, तीसरी वैज्ञानिक पद्धति, और चौथी है विधेयवादी पद्धति। और 5वें का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, 5वां इसकी जो पद्धति है वो है नारीवादी या स्त्रीवादी पद्धति, जिसका प्रयोग करके सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, और इसमें पुनर्विचारवादी दृष्टि का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे देखेंगे। 5वां प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी वाङ्मय 20वीं सदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो दोस्तों, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, उसके जो नाम है वो है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। 26वां प्रश्न है, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक कौन है? द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका विकल्प है एडविन ग्रिप्स, FEK, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा द तासी। इसका सही उत्तर होगा एडविन ग्रिप्स। एडविन ग्रिप्स ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक है। 27वें नंबर पर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी रचना है? बहुत आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल भी कठिन नहीं। विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ है। रीतिकाल की भूमिका किनकी रचना है? रीतिकाल की भूमिका, विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र,
डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, राममूर्ति त्रिपाठी। तो रीतिकाल की भूमिका, इस ग्रंथ के लेखक है डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा रचित है ये रीतिकाल की भूमिका, और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 29वां नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत किनकी रचना है? विकल्प है परशुराम द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रभु दयाल मित्तल, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत इस ग्रंथ की रचना की है। 23वें नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, उत्तर भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत। इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो नलिन विलोचन शर्मा का है? दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, उत्तर भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है। 31वें नंबर पर प्रश्न है, कविता कौमुदी किनके द्वारा रचित ग्रंथ है? विकल्प है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री, पंडित महेश दत्त शुक्ल, कृपा शंकर शुक्ल। तो कविता कौमुदी किनकी रचना है? ये कविता कौमुदी, दोस्तों कविता कौमुदी की रचनाकार है पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। 32वें नंबर पर प्रश्न है, उत्तर भारत की संत परंपरा किनकी रचना है? विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रभु दयाल मित्तल, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा उत्तर भारत की संत परंपरा। प्रश्न विकल्प होगा 3, परशुराम चतुर्वेदी, यह इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उत्तर भारत की संत परंपरा ये जो रचना हुई है इस रचना को करने वाले हैं परशुराम चतुर्वेदी। आगे का प्रश्न देखें। 33वें नंबर पर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किनकी रचना है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस पर डिस्कस किए थे, यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। इसका विकल्प है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, सुमन राजे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये सुमन राजे की रचना है। सही उत्तर होगा सुमन राजे। निम्न में से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत और कविता कौमुदी। तो ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर रचनाकार का नाम है और उस समय रचना का नाम था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य का अतीत ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। 35वें नंबर पर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसके लेखक यहाँ विकल्प है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास, दोस्तों इस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर राम खिलावन पांडे है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इस रचना को रचने वाले हैं, इस ग्रंथ के लेखक हैं राम खिलावन पांडे। 36वें नंबर पर प्रश्न है, गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया? तो वर्णानुक्रम पद्धति, विकल्प है यहाँ पर वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। आखिर इनमें से किसका प्रयोग किया है अपने इतिहास ग्रंथ की रचना करने में? इसका आप लोगों को उत्तर देना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करके गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। 37वें नंबर पर प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु विनोद ने अपने इतिहास ग्रंथ किस पद्धति के आधार पर लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु विनोद, इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर की बात थी। अब आ रहा है
जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ किस पद्धति के आधार पर लिखा? इसका विकल्प है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। तो इन चारों का कौन सी पद्धति है? दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग करके अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की है। ये आप लोग याद रखेंगे। 38वें नंबर पर प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस पद्धति के आधार पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो इन्होंने रचना की है, उसमें इन्होंने किस पद्धति के आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखा, किस पद्धति का प्रयोग किया? विकल्प है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न में ही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये नाम से ही बता रहा है कि किस पद्धति का प्रयोग करके ये इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। 29वें नंबर पर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना किस पद्धति के आधार पर की है? आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? इसका विकल्प है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा एग्जाम होगा नहीं जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाता होगा। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना करने में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। 40वें नंबर पर प्रश्न है, सुमन राजे द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किस पद्धति के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सुमन राजे ने अलग पद्धति का प्रयोग करके अपने हिंदी साहित्य के आधा इतिहास को लिखा है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा, आखिर उसमें उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया? वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, नारीवादी पद्धति और वर्णानुक्रम पद्धति। तो इसका सही उत्तर होगा नारीवादी पद्धति। सुमन राजे ने नारीवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की रचना की। अगला प्रश्न पे हम लोग चले। 41वें नंबर पर प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है? मतलब कौन सी पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग हुआ और सबसे ज्यादा उपयुक्त वो सिद्ध हुई? इसका विकल्प है वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, नारीवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो पद्धति का प्रयोग हुआ है सबसे अधिक, वो है विधेयवादी पद्धति। और ये सबसे ज्यादा व्यवस्थित पद्धति, सबसे ज्यादा प्रमाणित पद्धति के रूप में जानी जाती है। 42वें नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहित्य कथन पहचानिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को आप पहचानिए कि इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, जो कि गलत है। तो इसका विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये तो बिल्कुल सही है, सही बात है। ये हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है। दोस्तों, ये गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक कौन है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस ग्रंथ के लेखक है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। बिल्कुल ठीक, ये एकदम सही है। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के प्रथम लेखक है। ये भी बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है। ये पूरी तरह से ही गलत हो गया। और हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल इस ग्रंथ के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 43वें नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध मिलन को छांटिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अशुद्ध मिलन जहां पर हुआ है, उसे क्या करना है? हम लोगों को छांटकर अलग कर देना है। तो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, ये बिल्कुल सही मिलन हुआ है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मुनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार कौन है? मोतीलाल मुनारिया ही है। बिल्कुल सही उत्तर है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये गलत हो गया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये रचना करने वाले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। चौथा विकल्प है, हिंदी साहित्य का अतीत
तो इसका ऑप्शन में ये जो जुड़े हुए हैं जिसके साथ वो है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही हिंदी साहित्य का अतीत इस ग्रंथ की रचना की है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किस वर्ष लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वप्रथम जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया, आखिर ये किस वर्ष लिखा गया? दोस्तों इसका विकल्प है 1839 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1883 ईस्वी और 1750 ईस्वी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन परंपरा है, आखिर उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले इतिहास ग्रंथ की रचना किस वर्ष हुई थी? ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग को देना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1839 ईस्वी। 1839 ईस्वी में सबसे पहला इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ की रचना हुई थी और इस ग्रंथ के रचनाकार है गारसा द तासी। आप लोग याद रखेंगे, फ्रेंच भाषा में रचित वो रचना है और उसका प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक हमारा हुआ। आगे देखेंगे 45वें नंबर पर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी भाषा का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, ये विकल्प मैं आपको बता रही हूं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ यहां पर लिखा गया था। दोस्तों हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत। मैंने उर्दू को हटा दिया है क्योंकि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंच। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया। 46वें नंबर पर प्रश्न है, वह इतिहास ग्रंथ जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है, उसका नाम बताइए। ये तो मुझे लगता है आप सभी को रट्टा गया होगा कि आखिर वो कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण है। तो कौन है वो? ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अतीत। तो इसका सही उत्तर होगा ही मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। 47वें नंबर पर प्रश्न है, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? रसखान, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी के रचयिता है। निम्न में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका विकल्प है हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीन जो पुस्तक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। लेकिन रीति काव्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखें, 49वें नंबर पर प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका विकल्प होगा टिकम सिंह, रामविलास शर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राम नरेश त्रिपाठी। तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों हिंदी वीर काव्य के रचयिता टिकम सिंह है। टिकम सिंह इनके सही जवाब होंगे। टिकम सिंह, रामविलास शर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राम नरेश त्रिपाठी, इन सब में टिकम सिंह इनके सही विकल्प है, सही जवाब है। 50वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? मतलब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो काल विभाजन की शुरुआत हुई, सबसे पहले वो किसने किया, कौन से विद्वान ने किया? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। तो काल विभाजन करने का सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान, और उस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन करके सभी कवियों को बांटा था, और उसका आगे भी कई कवियों ने पालन किया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखी गई रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। अब यहाँ पर एक सफलता का मंत्र मैं आप लोगों को दे रही हूँ, सक्सेस टिप। साहित्य इतिहास लेखन में ग्रियर्सन, गारसा द तासी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष, उनकी पद्धतियों को बार बार दोहराइए,
उन पुस्तक से ढूंढ ढूंढ कर विकल्प के जितने प्रश्न है निकाल सकते हैं उनको निकालिए, आपको कोई भी एग्जाम में सफलता मिलनी ही है। ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी और रामचंद्र शुक्ल बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को एक रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों को दे रही हूं, इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धति है उस पर आप एक नजर डालिए ताकि आपको याद हो जाए कि कौन से लेखक किस पद्धति के अंतर्गत आते हैं। एक छोटा सा नोट्स के रूप में मैंने आपको दिया है ताकि वो आपके सब दिन काम आए। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति में गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ये जो दो नाम है ये सबसे प्राचीन है और ये दोनों वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने इतिहास ग्रंथ को लिखे हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे दोष भी पाए गए हैं लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा प्राचीन है और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करके ही इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने के कारण ही उनके ग्रंथ में दोषपूर्ण भी हो गए हैं, बहुत सारे कमियां उसमें निकल गई है। दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। इसमें काल के अनुसार कवियों का वर्णन हुआ है। इस पद्धति का प्रयोग करके इतिहास ग्रंथ लिखने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु विनोद। ये क्या करते हैं, जन्म क्रम के आधार पर सारे कवियों को नोट करते हैं, सारे कवियों के बारे में बताते हैं। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में क्या अपनाई जाती है, तथ्यपूर्ण बात की जाती है, एकदम तटस्थ रहकर अपनी बात कही जाती है। और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके लिखने वाले मात्र एक विद्वान है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा था। चौथे नंबर पर है विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति जो कि सर्वाधिक उपयुक्त और प्रमाणिक मानी जाती है। विधेयवादी से ज्यादा ना तो उपयुक्त ना तो प्रमाणित कोई दूसरी पद्धति है। और इस पद्धति के अनुसार लिखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति का ही प्रयोग किया है। इन पद्धतियों का जो उन्होंने प्रयोग किया, इससे संबंधित परीक्षा में हमेशा 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये जो मैंने आप लोगों को पद्धति का एक नोट्स बनाकर दिया, दरअसल इसका जो संदर्भ है वो प्रश्न संख्या 36 से 41 के बीच है। आप लोग चाहे तो फिर से उस प्रश्न को सुने, आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और आगे आप लोगों को पद्धति के लेकर कौन से विद्वान ने किस पद्धति का प्रयोग करके अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की, इस मामले में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। यदि आप लोग मेरे वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेते हैं तो फिर आप लोगों को और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात मैं आप लोगों को कह दूं, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा।